भाभी, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर ले आओ। जी भैया, बस 2 मिनट रुकिए, इस कमरे की झाड़ू रह गई है, मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद आपके लिए कॉफी बना दूंगी। भाभी, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दोगी? अपने आप को इस घर की बड़ी समझ रही हो। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी, जो तुम मुझे पलटकर जवाब दे रही हो। भैया, लेकिन मैंने सिर्फ 2 मिनट। खामोश। मेरे सामने तुम्हारी ये चुचपड़ नहीं चलने वाली है। अब यहाँ भैया नहीं है तुम्हारे नखरे झेलने वाली। इस घर में मेरा राज चलता है और कोई मुझे मना नहीं कर सकता। जब मैं जो चीज मांगू, पहले 17 काम छोड़कर मुझे वो चीज लाकर दिया जाता है, और तुम्हें भी ये चीज सीख लेनी चाहिए। बहुत ठीक किया बेटा तूने, ऐसे ही ना इसे इसकी औकात में रखो। कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत सिर पर चढ़ी जा रही है, अपने आप को इस घर की मालकिन समझ रही है ये। अरे बहुत उड़ने लगी थी ये, सोच रही होगी कि इस घर की इकलौती बड़ी बहू हूँ मैं, तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन इसे समय समय पर इसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ भैया, लगता है भाभी अपने आप को ना इस घर की महारानी समझने लगी है। भाभी ये भूल गई है कि इनके अलावा हम 3 लोग भी रहते हैं इस घर में। अब खड़ी क्या हो? अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या मांगा है? जल्दी से रसोई में जाओ और मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाकर ले आओ, समझी ना? या फिर मुझे समझाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। जी भैया, अभी ले आई। ये है बेचारी नंदिनी का ससुराल। नंदिनी की शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं। नंदिनी और रोशन की शादी बहुत ही धूमधाम से दोनों परिवार की सहमति से संपन्न हुई है। नंदिनी का पति रोशन इंडियन आर्मी में किसी अच्छे पद पर पोस्टेड है। शादी के 7 दिन बाद ही उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। रोशन पूरे 1 साल की ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ था। रौनक के ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल अलाउ नहीं था। वहाँ 24 घंटे में एक बार ही अपनी फैमिली वालों से बात कर सकते थे, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। जब भी रोशन का फोन आता तो रोशन की माँ, बहन, भाई ये सब भी 5 से 10 मिनट तक बात कर लेते थे, जिस चक्कर में बेचारी नंदिनी की बात ही नहीं हो पाती थी। फिर भी नंदिनी अपने ससुराल में खुश थी और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। नंदिनी तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन नंदिनी की सास, ननद और देवर धीरे धीरे नंदिनी के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर चुके थे। नंदिनी की सास, ननद और देवर कहीं न कहीं नंदिनी को इस बात का पता नहीं चलने देना चाहते थे कि यह घर और ये घर के सारे खर्चे नंदिनी के पति की कमाई से चलता है। इसीलिए नंदिनी के ससुराल वाले उसे शुरू से ही दबा कर रखना चाहते थे। माँ, यहाँ जो भी हो रहा है, अगर भाभी ने भैया को बता दिया तो क्या छोटी, तुम्हें क्या लगता है भैया हम लोगों के ऊपर विश्वास न करके वह कल की आई भाभी के ऊपर विश्वास करेंगे? हाँ छोटी, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरा रोशन बेटा ना मेरी बात पर ज्यादा भरोसा करेगा, ना कि वह कल की आई दुल्हनिया पर। वैसे भी छोटी, मुझे नहीं लगता कि तेरे भैया को कुछ भी मालूम चलेगा, क्योंकि तेरे भैया का जब भी फोन आता है तो 10-15 मिनट तो हम ही लोग बात कर लेते हैं। उसे तो ढंग से बात करने का मौका मिलता ही नहीं, और वो बात कर भी लेती है तो हम में से कोई ना कोई तो हमेशा उसके साथ होता है। फिर उसकी ऐसी हिम्मत हो सकती है कि वह रौनक को कुछ बता सके? हाँ माँ, इसीलिए तो मैं हमेशा भाभी के आसपास ही रहती हूँ जब भैया का फोन आता है तो। तू सुन छोटी, खास करके तू ना बहुत बड़बोली है। अपने मुंह से बस पूरे टाइम चपड़ 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 करते रहती है। भाभी के किसी बातों में आकर तू घर की पोल पट्टी भाभी के सामने मत खोल देना। क्या भैया, पूरे टाइम आप मुझे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हो, ले देकर बात मुझ पर ही आ जाती है। मुझे क्या पड़ी है जो मैं भाभी के सामने कोई पोल पट्टी खोलने जाऊंगी? तो चिंता मत करो गौरव, मैं हूँ ना घर में। 24 घंटा मेरी नजर उस नंदिनी के ऊपर रहती है। ठीक है माँ, अपनी पैनी नजर बनाए रखना। मुझे तो अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि इनके छोटे भाई अपनी माँ समान भाभी के ऊपर हाथ उठा दिए, जिन्हें मैं हमेशा भैया भैया करके इतना मान सम्मान देती हूँ। उनके सारे काम को चुटकी बजाते कर देती हूँ, लेकिन आज सिर्फ चाय में 1 मिनट की देरी की वजह से उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत हैरानी हुई कि माँ जी अपने बेटे की इस गलती पर अपने बेटे को चिल्लाने की बजाय उन्हें सह दे रही थी। काश खासी यहाँ होते मेरे साथ तो कम से कम इनके कंधे में अपना सिर रख के रो तो लेती। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। भाभी, भाभी, भाभी। हाँ छोटी, भाभी ये रोना धोना बंद करो और मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। जल्दी से मेरा लंच भी बनाओ और मेरे कपड़े भी प्रेस करके दो। ठीक है छोटी, बस अभी 20 मिनट में कर देती हूँ। और सुनो, आज माँ के लिए मूंग दाल की खिचड़ी भी बना देना। और हाँ, भैया के लिए तो कुछ स्पेशल ही बनाना, क्योंकि आज उनका बहुत दिमाग खराब है, वो भी आपकी वजह से। वरना आप जानते हो ना भैया का गुस्सा। इन लोगों ने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया है और इनका फोन भी आता है, तो मुझे इनसे बात तक नहीं करने देते हैं। और बात करती भी हूँ तो कोई ना कोई मेरे आसपास रहता है, लेकिन मौका मिल भी जाए तो मैं उन्हें कैसे बता सकती हूँ? वो बाहर परदेश में है, वह तो खुद ही अकेले कितने परेशान होंगे, कैसी क्या ट्रेनिंग चल रही होगी, और घर के बारे में बताकर मैंने और टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। अब तो जो भी हो चुपचाप सहूंगी।
और बस इनके आने का इंतजार करूंगी। जब ये लौट कर आएंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी। भाभी, लंच नहीं बनाया क्या? कब से वेट कर रही हूँ। ये लो छोटी, जब से सोकर उठी हूँ तब से आपकी रोनी सूरत ही देख रही हूँ। लगता है आज पूरा दिन ही खराब हो जाएगा मेरा। भाभी, अभी शौक मनाना छोड़ो और थोड़ा ढंग का काम करो। और हाँ, मेरे कमरे की सफाई भी कर देना। वो आज मैं बालों में तेल कर रही थी ना, तो फर्श पे तेल गिर गया है। ठीक है छोटी। अरे रौनक बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, यहाँ सब बढ़िया है। माँ, नंदिनी कहाँ है? बहुत दिन हो गए, नंदिनी से बात नहीं हो पाई है। हाँ है ना बेटा, नंदिनी बहू तो मेरे पास ही बैठी है। रुक जा, बात करवाती हूँ। नंदिनी, ले बेटा, बात कर ले रौनक से। मेरा बेटा परदेश में है, उसे उल्टा सीधा कुछ बताना मत, समझी? ले अब बोल, मोबाइल स्पीकर में है। हेलो। कैसी हो नंदिनी? जी मैं ठीक हूँ, और आप बताइए, आप कैसे हैं? नंदिनी, तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा है कि तुम ठीक होगी। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस वो हल्का फुल्का मेरे सिर में दर्द था, इसीलिए थोड़ा। अरे नंदिनी, चुप क्यों हो गई? कुछ बोलो ना। नहीं जी, वो सब कुछ ठीक है, बस थोड़े सिर में दर्द हो रहा है। मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है, दवाई खाकर आराम कर लो। ठीक है बेटा, तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ सब बढ़िया है। बस तू मन लगा के अपना काम कर। ठीक है माँ। मम्मी, भैया से रुपयों के लिए पूछो, अभी तक रुपए क्यों नहीं भेजे हैं भैया ने? वो रौनक बेटा, आज 4 तारीख होने को आई, अभी तक रुपए नहीं भेजे तुमने। वो क्या है ना कि राशन पानी भी खत्म होने को आया है। अगर रुपए भिजवा देते समय निकाल कर तो। ठीक है माँ, मैं रुपए भिजवा देता हूँ। माँ, भैया से कहो कि रुपए थोड़े बढ़ा कर भिजवाएंगे। वो रौनक बेटा, इस बार क्या है, वो मेहमानों का आना जाना थोड़ा ज्यादा हो गया, और छोटी की भी कॉलेज की फीस भरनी है, तो रुपए जरा बढ़ा कर भिजवाना। मेहमान? कहाँ के मेहमान थे मम्मी? अरे बेटा, वो बहू के मायके वाले सब गांव के हैं ना, तो जब भी यहाँ शहर में किसी काम से आते हैं तो 1-2 दिन रुक कर ही जाते हैं। और साथ में बहू के भी तो खर्चे बढ़ गए हैं ना, उसे भी तो मुझे हाथ खर्च देना पड़ता है, इसलिए रुपए पूरते नहीं है। बाप रे, आज तक मुझे हाथ में 1 रुपए भी नहीं दिया है इन्होंने, और मेरे खर्चों की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, चल रखती हूँ मैं फोन, है ना? ध्यान से भिजवा देना तो रुपए। ठीक है माँ। माँ जी, मेरे मायके से यहाँ कब आया है कौन, जो आप इनसे झूठ बोल रही हैं? और आपने कब मुझे दिए हैं रुपए खर्च के लिए? अच्छा, तो तू अब हमसे हिसाब मांगेगी? मैं हिसाब नहीं मांग रही हूँ माँ जी, आपने मेरे ऊपर रुपए खर्च किए ही नहीं है, फिर इन्हें झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे आपको रुपयों की जरूरत है तो आप मांगिए ना इनसे, लेकिन मेरे मायके वालों का नाम क्यों बता रही हैं आप? गौरव, इसे इसकी औकात याद दिला दे, बहुत बड़बड़ कर रही है ये। भैया, मेरा हाथ क्यों मोड़ रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है हाथ में? अब बता तुझे कहाँ दर्द हो रहा है? जब जब औकात से बाहर जाकर अपना मुंह खोलोगी ना, तब तक मेरे हाथ ऐसे ही उठते रहेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ समान भाभी के ऊपर हाथ उठाते? अरे बाप, इसका तो मुंह भी खुलने लगा है बेटा। माँ जी, किसी को इतना परेशान मत कीजिए कि वह ना चाहते हुए भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दे। रुको, लगता है अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। नंदिनी के देवर ने एक बार फिर नंदिनी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नंदिनी इतने क्रोध में थी कि वह गुस्से से अपने देवर का हाथ पकड़ लेती है। क्योंकि अब नंदिनी को समझ में आ गया था कि सब लोग मिलकर उसे नोचने लगे हैं, लेकिन इस बार नंदिनी खुद को रोक नहीं पाई। पहली बार में तो वह कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब नंदिनी को लगा कि अगर वो इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेगी तो उसकी औकात घर में यही बनकर रह जाएगी। बात बात पर वह बच्चों की तरह बुरी तरह से मार खाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हाथ पकड़ लिया मेरा। अरे कितने नीच, कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं तुम्हें भैया भैया करके इतनी इज्जत देती हूँ, लेकिन तुम इज्जत देना तो दूर की बात, बच्चों की तरह बात बात पर मुझ पर हाथ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? खबरदार, मुंह बंद रख अपना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे का हाथ पकड़ेगी? और आप माँ जी, आप तो महान है, महान। अपने बेटे को ऐसी घटिया हरकत करने से रोकने की बजाय आप उसे और गलत शिक्षा दे रही हैं, गलत पट्टी पढ़ा रही हैं कि वो अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाए, अपनी भाभी को अपनी औकात में रखे। अरे मैं उसकी भाभी हूँ, कोई उसकी पत्नी नहीं जो मुझ पर हाथ उठा सकता है। अरे शर्म नहीं आती? क्या करेगी, क्या कर लेगी तू बता? तू क्या रौनक को बता देगी? अरे मैं तुझे रौनक से बात करने दूंगी, तब ना तू रौनक को बताएगी। ठीक है, मत करने दीजिए मुझे इनसे बात, लेकिन क्या ये पूरी जिंदगी घर से बाहर रहेंगे? क्या वो कभी अपने घर में वापस नहीं आएंगे? अगर वो वापस आ भी गए ना, तो वो तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि हमारी बातों में भरोसा करेगा। या तो उनका बड़प्पन है जो अपने माँ भाई और बहन के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं वो, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक समझदार इंसान है। और माँ जी, एक बात हमेशा याद रखना, सच को झुटलाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सच किसी भी रूप में सामने आ ही जाता है। ठीक है, जब उसे जो बनता है वो कर ले, लेकिन याद रख,
तू अपने आप को इस घर की महारानी मत समझना, क्योंकि मैं तुझे इस घर की महारानी कभी बनने ही नहीं दूंगी। माँ जी, मुझे महारानी बनने का कोई शौक भी नहीं है, बस मैं एक सम्मान की जिंदगी चाहती हूँ। ओहो, महारानी को सम्मान चाहिए। सुन लिया गौरव, सम्मान देते ही रहना तू इसे। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा बेटा ट्रेनिंग करके आएगा भी तो कितने दिनों के लिए आएगा? 1 हफ्ते, हद से हद 2 हफ्ते। उसके बाद तो वह वापस अपनी ड्यूटी में चला जाएगा। तुझे जिंदगी भर हमारे साथ ही रहना है, इसीलिए हम जो कहते हैं ना, चुपचाप वही करना। ज्यादा चूचपड़ की ना तो तू तो जानती ही है कि गौरव तुझे तेरी औकात याद दिलाना अच्छे से जानता है। कब तक रोकेगी तू उसे? चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रौनक तेरी बातों में कभी नहीं आएगा। समझ गई ना? इसलिए सोच समझ कर जबान चलाना। चल बेटा गौरव। नंदिनी की सास को इस बात का घमंड था कि उनका बेटा कभी भी अपनी पत्नी की बात ना मानकर हमेशा अपनी माँ की ही बात मानेगा। इसीलिए वो नंदिनी के साथ जैसा भी चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं और नंदिनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कहीं न कहीं नंदिनी की सास ने नंदिनी को एक आइडिया दे दिया था कि वो अपनी बात कैसे साबित कर सकती है। नंदिनी बहुत होशियार थी, वो अपने सास की इशारे को अच्छी तरह से समझ गई थी। नंदिनी ने ठान लिया था कि आप जो भी हो उसे एक सम्मान भरी जिंदगी जीना है और किसी भी तरह यहाँ हो रहे अत्याचार के बारे में अपने पति को बताना है। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन अभी भी नंदिनी के देवर सास और ननद के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह रात दिन नंदिनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते, अत्याचार करते, उसे दिन भर घर के सारे काम करवाते और कभी कभी तो फिर से गौरव अपनी भाभी के ऊपर हाथ भी उठा देता था। लेकिन नंदिनी भी ऐसे सबूत जुटाने में लग गई थी जिसे दिखाने के बाद उसका पति उसकी बातों पर विश्वास कर ले। और नंदिनी की सास, ननद और देवर को इस बात की भनक तक नहीं थी, इसलिए वह बेधड़क खुलेआम नंदिनी के साथ खूब अत्याचार करते। धीरे धीरे नंदिनी के देवर के साथ साथ नंदिनी की सास ने भी हाथ उठाना शुरू कर दिया था। अरे क्या हो गया छोटी, ऐसी घबराई हुई से क्यों आ रही है तू? माँ विमला आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी भाभी क्यों इतना चीखना चिल्लाना कर रही थी, क्या हो गया था तुम्हारे घर में? क्या विमला पूछ रही थी तुझसे? अरे इस विमला की बच्ची को तो ना कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती है, हमेशा दूसरों के घर में ताक झाकी करते रहती है वो। मुझे तो डर भी लगने लगा है माँ, कहीं भैया को सब कुछ पता चल गया। चुप रह मनुष्य, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती है, कभी तो शुभ बोला कर। अरे तेरे भाई को बताएगा कौन? और नंदिनी ने बता भी दिया तो कौन सा रोशन नंदिनी की बात पर यकीन कर लेगा? ठीक है माँ, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी होते तक ना आप लोग प्रेम से ही रहो, वरना भैया मेरी शादी में 1 रुपया नहीं लगाएंगे। फिर मेरी शादी धूमधाम से कैसी होगी, जैसे मैं सपने देख रही हूँ। अरे चुप कर नालायक, तुझे तेरी शादी की पड़ी है, लेकिन सोच जरा, एक बार तेरी भाभी ने अगर अपना जड़ इस घर में जमा लिया ना तो हम लोगों की कुछ नहीं चलेगी, सब कुछ उसी का ही चलेगा, क्योंकि यह घर तेरे भाई के कमाए रुपये से ही चलता है। वरना तू तो अपने छोटे भाई को देख रही है, वह तो काम का ना काज का, बस सेक ही बघारते रहता है। चल जा जाकर अपनी भाभी को परेशान कर। ठीक है मम्मी, इतना तो समझ में आ गया है कि इस छोटी को कुछ लालच देकर अपने झांसे में लिया जा सकता है। भाभी, खाने में क्या बना रही हो? जो तुम चाहो, बताओ क्या खाना पसंद करोगी? आज इन्हें क्या हो गया है? क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? बताओ क्या खाना पसंद करोगी? क्या बात है भाभी, आज इतना मीठा कैसे बोल रही हैं आप? वो क्या है ना छोटी, 1-2 साल बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ब्याह कर अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी खूब खातिरदारी करूँ, तुम्हारी खूब सेवा करूँ। वैसे भी छोटी, मैंने तुम्हारी शादी के लिए तो इतने सारे सपने देख रखे हैं कि मैं तुम्हारी शादी में ये करूंगी वो करूंगी, एकदम राजाओं महाराजाओं के घर में जो शादी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही शादी का सपना देख कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए। सच में भाभी, सच कह रही हैं आप? हाँ छोटी, सपने तो देख रखे हैं, लेकिन लगता है पूरे नहीं कर पाएंगे। क्यों भाभी, क्यों पूरे नहीं कर पाएंगे आप? अरे क्या बताएं छोटी, तुम्हारे भैया अभी कलकत्ता में हैं और वह पूरे 6 महीने अभी कलकत्ता में ही रहेंगे। मुझे तुम्हारी शादी के लिए ना कलकत्ते से कुछ खरीदारी करवानी थी इनसे, लेकिन अब इनसे मेरी बात ही नहीं हो पाती तो मैं इन्हें कुछ बता ही नहीं पाती। क्या मेरी शादी की खरीदारी? हाँ छोटी, सुना है कलकत्ता में सोना बड़ा सस्ता मिलता है, इसलिए सोचा था कि तुम्हारी शादी के लिए कुछ गहने मैं कलकत्ता से ही बनवा लूंगी ऑर्डर देकर, लेकिन क्या करूं, अफसोस तुम्हारे भैया से बात ही नहीं होती। बाप रे, भाभी मेरे लिए इतना कुछ सोच रही है, अगर मैं भाभी को मोबाइल लाकर दे दूंगी तो मेरे लिए भाभी खरीदारी करवाएंगी भैया से। मैं माँ की चोरी से ना भाभी को फोन लाकर दे ही देती हूँ। चल ठीक है छोटी, बता क्या बनाना है तेरे लिए? कम से कम मैं तुझे कुछ खरीद कर नहीं दे सकती तो क्या हुआ, तेरी पसंद का खाना तो बना ही सकती हूँ। अरे नहीं भाभी सुनो, मैं आपको ना माँ की चोरी से मोबाइल लाकर दूंगी, लेकिन देखो 10 मिनट से ज्यादा बात मत करना और पूरी बात ना सिर्फ मेरी शादी और मेरी खरीदारी की ही करना तुम भैया से। क्या छोटी, अपनी भाभी पर भरोसा नहीं है?
अरे मुझे क्या पड़ी कि मैं इधर-उधर की बात करूंगी, काम की ही तो बात करूंगी ना मैं इनसे, और इनके पास भी ज्यादा फुर्सत होती कहाँ है। ठीक है, मैं अभी आपके कमरे में मोबाइल रख देती हूँ, आप जाकर बात कर लीजिए भैया से। ये चिड़िया फंसी है मेरे जाल में, अब ये मोबाइल लाकर देगी ना तो मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी कि इनके घर में इनकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इनका भाई इनकी पत्नी के ऊपर हाथ तक उठा रहे हैं। हेलो, हाँ रौनक जी। अरे नंदिनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बोलो नंदिनी, क्या बात है? देखिए जी, इतने दिनों तक मैंने यह सोचकर आपको कुछ नहीं बताया कि आप वहाँ परदेश में परेशान रहेंगे। मैं चुपचाप सब कुछ सहते रही। नंदिनी, साफ साफ बोलो, क्या बात है? सच कहती हूँ मैं, मुझे लगता है कि आपके घर वाले एक दिन मेरी जान ले लेंगे। नंदिनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे घर वालों के खिलाफ? सच कह रही हूँ रौनक जी, यहाँ तक देवर जी ने तो 3-4 बार मुझ पर हाथ तक उठा दिए हैं। नंदिनी, जो भी बोल रही हो सोच समझ कर बोलो। मेरे घर वाले कभी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नंदिनी अपने पति से फोन में बात कर ही रही थी कि तभी नंदिनी की सास आकर नंदिनी का मोबाइल छीन लेती है और फोन स्पीकर में डालकर अपने बेटे की बात सुनने लगती है। जब नंदिनी की सास ने सुना कि उनका बेटा नंदिनी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है तो वह बहुत खुश हो जाती है और फिर जल्दी से वह फोन काट देती है। सुन लिया ना तूने? अरे देख लिया परिणाम। तुझे क्या लगता है कि तू हमारे खिलाफ मेरे बेटे को भड़काएगी और मेरा बेटा चुपचाप तेरी सारी बातें मान लेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो पहले ही कहा था माँ कि भैया हम लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब तो नंदिनी के ससुराल वाले नंदिनी पर और ज्यादा अत्याचार करने लगे थे, क्योंकि अब उन्हें रौनक का डर भी खत्म हो गया था। अब तो नंदिनी की हिम्मत टूट गई थी, इसलिए वह चुपचाप अपनी सास ननद और देवर के सारे अत्याचार सह रही थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और अब तो नंदिनी का देवर नंदिनी को जानवरों की तरह पीटने लगा था। बात बात पर उसे धक्के मारता तो कहीं घसीट कर घर से बाहर निकालता। और नंदिनी जब अपने ससुराल वालों का विरोध करती तो नंदिनी को जान से मारने की धमकी देते। नंदिनी के ससुराल वालों को लग रहा था कि अब रौनक अपनी पूरी ट्रेनिंग खत्म करके ही वापस आएगा। लेकिन एक दिन नंदिनी का देवर नंदिनी को जानवरों की तरह घसीट घसीट कर पीट रहा था, तभी अचानक रौनक आ जाता है। मुझसे जबान लड़ाएगी? तेरी इतनी औकात है तो मुझसे जबान लड़ाएगी? निकाल खींच कर इसे घर से बाहर, बहुत ज्यादा जबान लड़ाती है ये। नहीं नहीं भैया, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है भैया, मेरा हाथ छोड़िए। गौरव, उठो नंदिनी, मुझे माफ कर दो नंदिनी, जो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास न कर सका और मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ इतना कुछ हो रहा है और मुझे कुछ खबर भी नहीं। अरे रौनक बेटा, जो तू देख रहा है वो सच नहीं है बेटा, बात कुछ और है। गौरव, माफी मांग अपनी भाभी से, भाभी माँ के बराबर होती है। पैर पकड़कर माफी मांग अपनी भाभी से। क्यों माफी मांगेगा वो? और तुम आते ही ये कैसी बातें करने लगे? पहले तो ऐसे नहीं थे, लगता है अब तुम अपनी बीवी के काबू में हो गए हो। माँ, नंदनी बहू है इस घर की, नौकर नहीं, और थप्पड़ खाना उसकी किस्मत नहीं। ये तुम्हारी सोच की गंदगी है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाए। भैया, आप भाभी की वजह से मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तू अगर मेरा भाई है ना तो वह भी मेरी पत्नी है, और तू मेरा भाई बनने से पहले एक इंसान बन। मेरी बीवी को मारा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे भाभी माँ के समान होती है रे कमीने। अरे नंदिनी को इज्जत देना तो दूर की बात है, तुम लोगों ने नंदिनी को इंसान भी नहीं समझा। आज के बाद किसी ने भी मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया या उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ, आपने भी विवेक की ऐसी घटिया हरकत में उसका साथ दिया, उसे मना करने की बजाय उसे और बढ़ावा दिया। अगर मैं यहाँ नहीं था तो मेरी पत्नी की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी पत्नी को इस घर की फ्री की नौकरानी बना दिया, जो दिन भर काम करती और आप लोगों की गुलामी तक करती, और साथ ही साथ आप लोगों के मार भी खाती। अरे यह बेचारी कब तक बर्दाश्त करती? इतने दिनों तक तो यह सब चुप रही, लेकिन जब इसने बताने की हिम्मत की तो मैंने ही इसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन कहीं न कहीं मैं यह सोच रहा था कि नंदिनी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगी, इसलिए मैं आकस्मिक यहाँ पहुँच गया और ईश्वर की दया से यहाँ जो भी हो रहा था वह सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया। और छोटी, तुम्हारे भी पर निकल आए, बहुत बड़ी हो गई है तुम, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। एक काम करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके ना तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर देता हूँ, और फिर अपनी समझदारी ना तुम अपने ससुराल में जाकर दिखाना। भाभी माफ कर दो मुझे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अरे गलती नहीं गौरव, गुनाह किया है तुमने, गुनाह, और गुनाह की कभी माफी नहीं होती। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि इस घर की मालकिन नंदिनी बनेगी और नंदिनी जो चाहेगी वही होगा इस घर में, क्योंकि
यह घर मेरे कमाए हुए रुपयों से चलता है, इसीलिए अब से मैं जो भी रुपए भेजूंगा ना वह नंदिनी ही रखेगी, और जिसको भी कुछ चीजों की जरूरत होगी वह नंदिनी से ही पैसे मांगेगा और उसे पाई पाई का हिसाब भी देगा। बोलो, सबको मंजूर है? मंजूर है तो ठीक, नहीं तो हम इस घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं और आज के बाद मैं इस घर का खर्चा भी नहीं दूंगा। मेरी ही कमाई खाकर मेरी ही पत्नी पर रौब दिखा रहे हो तुम लोग। वह भी सिर्फ 1 साल की दिक्कत है, क्योंकि 1 साल तक मेरी ट्रेनिंग ही चलेगी और मैं ट्रेनिंग सेंटर में अपनी पत्नी को लेकर नहीं जा सकता, और 1 साल के बाद तो मैं खुद ही अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, इस 1 साल के दौरान यदि तुम में से किसी का भी व्यवहार मेरी पत्नी के साथ बुरा रहा तो फिर मैं यहाँ से जाने के बाद कभी तुम लोगों के लिए रुपए नहीं भेजूंगा। और माँ, आप तो जानती हैं कि आपका छोटा बेटा कितना निकम्मा है। क्या होगा आपका, क्या होगा आपकी इस घर का? क्या आपका बेटा आपकी रोटी चला लेगा? और हाँ, जब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा तो मेरी पत्नी मतलब नंदिनी का फोन हमेशा नंदिनी के पास ही होना चाहिए, और अब तो सिर्फ वॉइस कॉलिंग नहीं बल्कि वीडियो कॉलिंग में मैं नंदिनी से बात करूंगा। बोलो, मंजूर है तुम लोगों को? हे भगवान, अगर ये रुपए नहीं भेजेगा तो मैं अपने सारे शौक कैसे पूरे करूंगी? इस घर का तो राशन पानी बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, माफ कर दे तू हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू बहू हमें माफ कर दे, और आज के बाद तुझे इस घर के काम काज करने की भी जरूरत नहीं है, तू बस आराम करना। अरे मूर्खानंद, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जा जाकर अपनी भाभी के पैरों पर गिर जा और माफी मांग, अपने किए का पश्चाताप कर ले। अरे अपनी देवी समान भाभी के ऊपर हाथ उठाता है नालायक। भाभी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, माफ कर दीजिए मुझे। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए। आज पहली बार रोशन के घर वालों ने रोशन को इतने गुस्से में देखा था, इसीलिए अब किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कभी भी नंदिनी को पलटकर जवाब दे सकेंगे। नंदिनी ने जो भी किया वह बहुत अच्छा किया, क्योंकि घर की इज्जत सिर्फ चुप रहकर नहीं बचाई जा सकती। तो दोस्तों, आशा करते हैं हम कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब कीजिए।